हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नाज़िम महमूद है और आज की लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द-गिर्द आगोश में खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। आज हमारे साथ बहुत ही काबिल मोहतरम हस्ती हैं और ज़बरदस्त शख्सियत है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हारून दुसानी साहब हैं और इनसे मेरी मुलाकात लिफ्ट पाकिस्तान पे हुई थी और फिर उसके बाद अब जाके मुझे मौका मिला है उनसे बात करने का, इंटरव्यू लेने का उनका। तो आई एम सो प्रिविलेज्ड कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और आज हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राबिया, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं वेलकम कहती हूँ अपनी लाइव वीडियो में आपको। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ यूएसए में भी ये जो है ना हालात जो हैं, हम सुन रहे हैं कि वहाँ भी अभी फिलहाल हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ अच्छा, कनेक्शन बेटर हो गया? एक्चुअली तो हाँ, कनेक्शन सही है। सही है। सही, ठीक है। ठीक है। अ, तो मैं ये कह रहा था कि खैर ये जो कोविड-19 है वो तो ग्लोबल है, एक पूरी दुनिया के लिए मसला है। अमेरिका चूंकि इतना बड़ा है ज्योग्राफिकली ना, तो हमारा जो ह्यूस्टन टेक्सास का इलाका है वो काफी कम इम्पैक्ट हुआ है उसका। मोस्टली जो इम्पैक्ट हुआ है वो उन इलाकों में जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड है इलाके ना, जैसे न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, शिकागो, उन इलाकों में काफी है। ह्यूस्टन और टेक्सास के अंदर हमारा जो है वो कुछ थोड़ा सा कम इम्पैक्ट है और यहाँ पर काफी स्पेसिंग है आपस में मकानात के दरमियान, और वो इतना वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफी इस इलाके में जो है वो काफी पीसफुल है। और हम भी घर पे ही हैं अभी। पिछले 3 हफ्तों 4 हफ्तों से हम लोग घर से ही रिमोटली काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में बहुत इसका इम्पैक्ट है। आई होप कि सारी सिचुएशन जल्दी से सही हो जाए क्योंकि सारे घर में रह रह के लाइक काम, जो डेली रूटीन के काम थे वो भी और सारी चीजें जी, वो भी पड़ी हैं। नहीं नहीं सही है, बस लेकिन एट द सेम टाइम ना हम अगर इसको अपॉर्चुनिटी समझ करना, देखिए हम्म। आमतौर पे हमारे पास ये इतना वक्त होता नहीं है, हम मुख्तलिफ चीजों में लगे रहते हैं। तो मैं पर्सनली बिजनेस के अलावा भी अपनी और चीजों के अंदर मैं इसको सर्व कर रहा हूँ मैं। तो इसमें एक इसके दोनों साइड हैं। उसके अंदर एक तो जाहिर है घर पे बैठ के आप क्या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये कि हम अपनी प्लानिंग, अपनी कोशिशें इस उस सेंस के अंदर के कम से कम नजरियाती तौर पर कि भाई हमें क्या करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है, ये सारी चीजें जो है वो मुझे आमतौर पे इतना टाइम नहीं मिलता था। तो पिछले 3 हफ्ते में ना मैंने काम उसको यूज किया इस तरीके से कि फ्यूचर की प्लानिंग के अंदर और लाइफ को बैलेंस करने के अंदर, फैमिली, कम्युनिटी एंड बिजनेस ना। तो ये टाइम जो है आमतौर पे हमें गिफ्ट के तौर पे ये मिला है हमें। आमतौर पे लोगों के पास होता नहीं है इतना टाइम, तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और हर हर वक्त जो है चाहे वो थोड़ा मुश्किल वक्त हो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग लेके आता है। जी अच्छा, आज आज हम आपसे आपकी आपकी लाइफ की जो स्टोरी है वो जानना चाहेंगे। ये हमारी मतलब पहली कन्वर्सेशन है, तो जी मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे पहले इस टॉपिक पे बात की जाए और उसके बाद फिर आपसे कुछ और टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो मुझे ये ठीक है। बताएं कि आपका, हाँ जी, मुझे ये बताएं कि आप, मैंने ये देखा कि आपके तारुफ में आप ने मुझे बताया भी सही कि आप इन्वेस्टर हैं और रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा काफी बिजनेसेस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर हैं कि लाइक दूसरे बिजनेसेस में भी आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस सारे के बारे में जानूंगी मैं, लेकिन आपका जो इनिशियल सफर जी था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी जी जी। तो मेरी राबिया, मेरी स्टोरी जो है ना वो बड़ी एक अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा इस पे आप लोग इस पे गौर करें ना, तो बड़ी इंस्पायरिंग है। लेकिन मैं आमतौर पर बड़ा प्राइवेट आदमी हूँ।
तो मुझे रेहान अल्लाह वाला ने मुझे जो है वो इस बात पे मुझे कन्विंस किया उन्होंने कि देखो अरुण, इसको बताने से मुमकिन है कई लोग ऐसे हों जो कि उस मुश्किल में हों या उन हालात में हों जिससे तुम गुजरे हो। तो मैंने अपने आप को फिर तैयार किया इस काम के लिए कि मैंने कहा कि मैं अपनी जो रुदाद है मैं शेयर करता हूँ दूसरों के साथ, और अल्लाह करे कि इसी सिलसिले के अंदर ना कोई कोने में बैठा हुआ कहीं पर छोटे से गांव के अंदर वो शायद ये सुन ले मेरी कहानी, और उस वो भी इस उसमें आ जाए कि यू नो व्हाट, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद और यकीन है कि अगर आप इसको, अगर मेरी सी ये स्टोरी सुन करके अगर आप उसको इस पर अमल करें, कोई डाउट नहीं है मेरे जहन के अंदर कि आप ना कर सकें इसको। तो इसके लिए जो है ना, मैं पहले से आपको बता दूं कि मेरी, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी जिंदगी का जो है किस एक एक्शन ने किस किस चीज ने मेरी लाइफ बदली ना, वो है कि मैंने जो है प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दिया। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन है चीजों को कल करना, उसको मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी चेंज हुई है 40 की एज के बाद। जो लिटरली फाइनेंशियल गेन जो मेरी जिंदगी में आया ना, वो तो 40 साल की उम्र तक, आप अंदाजा करें, 40 साल की उम्र तक मेरी एक रविश रही कि मैं हर चीज को जानने, पहचानने, समझने के बाद भी ना मैं उसको कल पे छोड़ता था। अच्छा, तो जब से मैंने उसके बारे में अपने आप को ट्रेन किया, ज़हनी तौर पे इसको अपने आप को तैयार किया, इसके बाद से मेरी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू। तो मैं इसीलिए पहले बताना चाह रहा था कि अगर किसी को ये बात समझनी हो कि उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो सकती है, तो उसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो ये है कि जिस दिन आपने वो जो काम आपको करना है, जैसे अभी हमारी बातें हो रही हैं, राइट? बातों में से अगर आपको कोई चीज समझ में आए तो सबसे पहला तो काम है कि आप उसको लिख लें। लिख नहीं सकते तो उसको रिकॉर्ड कर लें। फिर इसके बाद उसको दोबारा पढ़ें या उसको दोबारा सुने, और जब सुनने के बाद उस पर कोशिश करें कि उस पर ऊपर अमल करें। अगर आपने एक स्टेप, बेबी स्टेप ले लिया, अब आप उस बेबी स्टेप को बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आपने हमारी बातें अभी सुनी और उस पे उसको सुन करके आपने उस पर कोई अमल नहीं किया, तो होता क्या है कि हम उसको सुन लेते हैं या उसको पढ़ लेते हैं या उसको देख लेते हैं, वो हमारे दिमाग में जाकर एक वेयर हाउस के अंदर एक शेल्फ पे जाके वो चिपक जाता है, वो इंफॉर्मेशन। फिर इसके बाद कल एक और राबिया नासिर का कोई प्रोग्राम आया, उन्होंने जो है उसको भी सुना, उसको भी उठा करके वो अपने जहन के वेयर हाउस के अंदर उसको डाल दिया। तो हम ये बिल्ड करते रहते हैं अपना वेयर हाउस जहन के अंदर, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को कभी हम निकालते नहीं है अपने यूज के लिए। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि शुरू होने से पहले, ताकि लोग जब इसमें से कोई चीज ऐसी सुने तो उसको थोड़ा सा नोट कर लें और उसको उसके ऊपर आज से अमल शुरू कर दें, ताकि उसकी उसकी अफादियत और उसका फायदा जो है वो नजर आने लगे। तो ये चीज थी। अच्छा, अब जाते हैं मेरी अपनी इब्तिदा की। मैं जो हूँ बहुत गरीब फैमिली से, पाकिस्तान, हमारी फैमिली इंडिया से हिजरत करके आए। मेरा ताल्लुक मेमन बिरादरी से है, और वो इंडिया से आकर के हम लोग हैदराबाद सिंध में जो है वो मकीन हुए। और हमारे वालिद साहब एजुकेशनली ही वाज चैलेंज, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, तो वो अपने हिसाब से, लेकिन उनको अपना काम शुरू करना था, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए। लेकिन वो इतना काफी नहीं था कि हम लोग 6 भाई बहन को वो उसमें से कुछ आई मीन जो है सपोर्ट कर सके। तो मेरे बचपन से मेरे ध्यान के अंदर एक बात थी कि मुझे अपनी फैमिली की फैमिली ट्री चेंज करनी है। अब्बा अपनी मजबूरियों की वजह से, हिजरत की वजह से, अपने ताल्लुक डिफिकल्टी की वजह से, तालीम की कमी की वजह से वो कई चीजें वो नहीं कर पाए। तो मेरा ये था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी फैमिली की ट्री, फ्यूचर जो है उसका वो चेंज कर सकूं। तो ये मेरे जहन के अंदर एक बड़ा मिशन था। अब उसको किस तरह से चेंज किया जाए, वो उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये था जरूर कि मुझे ये करना होगा। मेरे लिए ये मेरी जिम्मेदारी है। तो जब ये सिलसिला मेरे एग्जाम के अंदर ये फंसा हुआ था, हमारी मतलब कसम पुरसी के हालात ये थे कि हम हमारे पास
बच्चों के लिए हमारे पास अपने यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते थे। तो अब्बा जो है वो बड़ी अपनी एक वो टाट की थैलियां बनाते थे और उसमें से वो घर पे सिलाई होती थी और फिर जाकर वो बेचते थे। मैंने जिंदगी में ये चीज देखी, मैंने नोट किया। हमारी अम्मी जो है वो विक्स का बाम जो होता है उसको अपने घर पे बनाती थी और मैं छोटे छोटे वो डिबिया बना करके मैं मेडिकल स्टोर पे जाके उसको होलसेल में बेचता था। मैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी था ये, छोटा सा ये। और हम जो है वो मैं जाके मेडिकल स्टोर पे, और मेरी उम्र थी तकरीबन 13-14 साल की उस वक्त ना। तो अच्छा, तो ये तो है मेरी इब्तिदा। मैंने मतलब हर वो चीज जो एक एक सिलसिला जो आमतौर पे बचपन का होता है उसको मैंने बिल्कुल इग्नोर किया जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन मेरे पास चॉइसेस थी, मेरे पास चॉइस ये थी कि मैं भी ना करता। मतलब एक तो ये था कि भाई ठीक है हालात ऐसे हैं, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये था कि जब आप किसी चीज को ठान लेते हो, उस वक्त मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूं। असल में था ये डिटर्मिनेशन, और उसके पीछे जो है ना हर वो चीज मैं करता रहा कि जिसकी वजह से कुछ 2-4 रुपयों की आमदनी हो। तो बचपन से मेरे ध्यान के अंदर ना मुझे डॉक्टर बनना था, ना मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे बनना था बिजनेसमैन। मुझे ये अंदाजा था कि डॉक्टर बनने के बाद एक सर्टन एक आपकी एक रिस्पेक्ट होगी और आपके पास सर्टन रकम होगी। लेकिन मैं जिंदगी चेंज नहीं कर सकता अपनी या किसी और की, सिवाय इसके कि मैं मरीज का इलाज करूं। तो मैंने हमेशा इस बात को सोचा कि वो क्या काम है जिसका कि रिजल्ट मल्टी फोल्ड है, जिसको करने से ना सिर्फ ये कि मैं खुद मुझे अपनी आमदनी का जरिया बनेगा, बल्कि मैं उससे दूसरों की भी आमदनी का जरिया बनाऊं। तो इसके लिए मैं हमेशा से फोकस करता था बिजनेस का। तो मुझे किसी भी प्रोफेशन ने इम्प्रेस नहीं किया सिवाय बिजनेस के, कि बिजनेस में मिसाल के तौर पर अगर मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं, तो अगर मैं मार्केट में जाता मुझे जॉब मिल गई, तो मैंने एक जॉब मार्केट में से कम कर दी, इसलिए कि वो मैंने फिल कर दी। तो बजाय मैंने सिस्टम को हेल्प करने के, मैंने सिस्टम को ऑक्यूपाई कर दिया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरा परसेप्शन हमेशा से यही है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने ना सिर्फ ये कि जो जॉब थी नहीं उसको क्रिएट की, बल्कि अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल है तो आपने कई और जॉबें क्रिएट की। अभी मेरे पास तकरीबन 200 के करीब एम्प्लॉय हैं यहाँ पर। तो मैं सुबह उठ करके मैं ये सोचता हूँ कि ये 200 फैमिलियों की जिम्मेदारी मुझ पर है। तो अल्लाह सुब्हान तआला मुझे स्ट्रेंथ एंड विजडम दे ताकि मैं इन तमाम 200 फैमिलियों में से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे आज मुझसे, और अल्लाह सुब्हान तआला उसके अंदर बरकत देता रहता। तो मैंने शुरू से ये सोचा था कि मेरी जॉब जो है वो मेरे लिए भी, अपने फाइनेंशियली गेन के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ये वाहिद तरीका था मेरे जहन के अंदर कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो बचपन में छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करते थे। मैंने छोले भी बेचे, मैंने जो है वो छोटी मोटी नौकरियां भी की, सारी चीजें की। फिर एक दफा जो है एक मौका मिला आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ना, तो फिर मैं हबीब बैंक में जो है मुलाजमत मिल गई, वो भी बिल्कुल लोअर लेवल पर। तो जो है, लेकिन इसके बाद जो है वो मैंने आईबीपी का एग्जाम पास किया। बहुत कम लोग करते हैं एग्जाम पास वाला। लेकिन मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैं हबीब बैंक में काम करूं, बैंक में काम करूं या किसी और के लिए काम करूं। हमेशा से ये था कि मुझे अगर इम्पैक्ट करना है बड़ा, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं ताकि दूसरी रोजगार निकले। तो मैंने इस तरह से शुरू किया। इसी इसी सिलसिले की कड़ी थी कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान में रहूंगा तो मैं इस चीज को इतने मोमेंटम के साथ जो है अकाम्प्लिश नहीं कर सकूंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि मैं इसको इस वसी लेवल पे कर सकूं। तो मुझे एमबीए करना था, तो मैं एमबीए के लिए फिर यहाँ पर अमेरिका आ गया। अमेरिका में मैंने एमबीए किया यहाँ पर फाइनेंस के अंदर। मेरे पास चॉइसेस थी कि मैं किसी कंपनी के लिए काम करता यहाँ पर या अपना स्टार्ट करता। शुरू शुरू में मजबूरियां थी कुछ, तो मैंने अकाउंटिंग फर्म के साथ काम किया। लेकिन मेरा हमेशा से कोशिश यही थी कि मैं यहाँ से काम सीखूं। तो जब मुझे वो जो मुलाजमत मिली तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ पर परमानेंट जॉब के लिए नहीं आया हूँ। जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस होता है
मैं अपना काम शुरू करूंगा। तो जो है वो मैंने वेवर कभी साइन नहीं किया। यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, तो मैंने 2-3 साल तक अकाउंटिंग फर्म के साथ काम किया, और इसके बाद जो है वो मैंने अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। उस कारोबार में बहुत फेलियर भी हुए, बहुत नुकसानात भी हुए, और बहुत ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मुझे अपने आप पे डाउट होने लगा कि वाकई मैं ये सही रास्ते पे हूँ, या ऐसा तो नहीं है कि कामयाबी कभी भी नहीं मिलनी। और वही चीज थी जिसने मुझे मजबूर किया इस बात पर कि वो क्या चीज है जो बाकी लोगों को सक्सेसफुल करती है और मैं जो हूं उसमें मीडियोकर हूं। मैं क्यों नहीं उसमें वो कर सकता? और मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जब मेरी उम्र 35 साल से मुमकिन है 40 साल तक की थी। लेकिन मैंने कई बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन उस बिजनेस के अंदर मेरे फेलियर थे। अच्छा, अब वो जो स्टेज है उसने मुझे एक नई चीज से इंट्रोडक्शन कराया। वो इंट्रोडक्शन ये था कि ये ना तुम्हारी डिग्री है एमबीए की, ना ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, ना ये तुम्हारे पास रकम का होना या ना होना है, और ना ही तुम्हारा ये कोई और रीजन है तुम्हारे फेल होने का या मीडियोकर होने का। रीजन ये है कि हम जो 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 हमारी जहनियत है, हमारा माइंडसेट है, अगर वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, और अगर माइंडसेट आपका डाउटफुल है, आप कभी भी जो कुछ भी आपका मिशन है उसमें आपको कामयाबी नहीं होगी। तो अच्छा, तो ये चला गया। हाँ, एक एक मैं आपको इसको इस तरह से वजाहत करूं इसकी कि अगर अभी जो हमें जो लोग सुन रहे हैं, वो पहले अपनी एक एक इन्वेंटरी करें। अभी आप इन्वेंटरी क्या करनी है कि आप ये देखो कि मेरे पास क्या है। अभी आपके पास आपकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, स्किल सेट है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास रकम है या नहीं है, उसकी एक लिस्ट बनाएं। चाहे वो एजुकेशन है तो लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें, पैसे हैं तो लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें, उसकी पूरी लिस्ट बना लें। कनेक्शन है तो लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें, आप उसकी एक लिस्ट बना लें। कम से कम आज आपको पता चल गया कि आपके पास है क्या। अब मैं आपको कहता हूं कि इन सबको अगर आप टोटल भी कर दो ना, तो ये सिर्फ 20% है। 80% फिर भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो वो 80% है क्या? 80% है आपका माइंडसेट, 80% है आपका ये तैयारी, मेंटल तैयारी। अच्छा, जब भी हम बिजनेस को शुरू करते हैं या शुरू करने में कोताही करते हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसका रीजन ये नहीं है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। और ये मैं अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो अपने आप को एक्चुअली वो झूठ बोल रहे हैं। मेरा ये फुल एक्सपीरियंस है कि जब तक कि आप अपने आप को मेंटली तैयार नहीं करेंगे, एक माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे, जो कि 80% है इक्वेशन का हिस्सा, जिससे कि आपकी होना, बिजनेस में सक्सेस होना या ना होने का दारोमदार आपकी रकम पर, आपके एक्सपीरियंस पर या आपके ताल्लुकात पे नहीं है, बल्कि उसका 80% ताल्लुक ये है कि आप जहनी तौर पे तैयार आपने किस तरह से किया। अच्छा, अब जहनी तौर पे भी बात करने जाते हैं तो उसके भी एक एक दो सेट हैं। एक एक है हमारा फिक्स्ड माइंड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं या जिसका मकसद है कि मुझे कस्टम का ऑफिसर बनना है, वो कभी भी बिजनेस की तरफ चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं हो सकेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो उस तरफ एक सर्टन कोशिश करें अपनी बिल्कुल फुल इंटेंशन के साथ। तो ये इसको कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। तो जिसका फिक्स माइंडसेट है ना, उसको इसमें आने में बड़ी तकलीफ होगी। अच्छा, मेरे केस के अंदर मेरा फिक्स माइंडसेट था बिजनेस करने में। मेरा माइंडसेट कभी तैयार नहीं हुआ कि मैं चाहे कस्टम की जॉब करूं, हबी बैंक की जॉब करूं या अकाउंटिंग की जॉब करूं, उसने कभी भी तैयार नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि जो सुन रहे हैं वो अभी वो इस बात पे गौर करें कि आप अपने जहन के अंदर एक जो फिक्सनेस है, अगर आपके जहन के अंदर एक फिक्स्ड है वो कि मुझे ये नहीं कर सकता या मैं मजबूरी में करूंगा बिजनेस, आप कभी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकेंगे। दूसरा जो है उसका वो है ग्रोथ माइंडसेट। एक है फिक्स माइंडसेट, तो आप उसको चैलेंज करें और उसको फिक्स जो है, अगर आपको बिजनेस करना है तो उस माइंडसेट को आप फिक्स करें इस बात के लिए कि देखो
मुमकिन है मेरे लिए यही मुनासिब है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं और इसके लिए अपनी कोशिशें और तैयारियां करें, मैं जहन को पहले तैयार कर ले उसके लिए। अच्छा, जो दूसरा जो है वो है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट है कि जब आप अपने जहन को खोल देते हैं हर अपॉर्चुनिटी के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो बिजनेसमैन बनने की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो दूल्हा या दुल्हन बनने की अपॉर्चुनिटी, आप अपने आप को तैयार कर लेते हो। अच्छा, ये ग्रोथ माइंडसेट जो है वो हमेशा जो है वो कोशिश करता है कि कल वाला दिन जो है वो आज के दिन से बेहतर हो। तो मैं फिक्स्ड माइंडसेट में था, मैंने उसको ग्रोथ माइंडसेट बनाया। अच्छा, ग्रोथ होता क्या है? इस तरह से होता ये है कि अभी हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे कल्चरली पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी अम्मी अब्बा को बोले अपनी डिग्री लेने के बाद कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो बेटा, तो वो कहेंगे कि बेटा आपके साथ क्या इतना बड़ी मजबूरी है, आप नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, ये बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ है। ये अमेरिका में अगर आप किसी को बोलो कि मैं नौकरी करने जा रहा हूं तो ये बुराई समझी जाती है। बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको वो पेडिस्टल पे बिठाते हैं कि भाई ये बंदा बिजनेस करने जा रहा है। पाकिस्तान में बिजनेसमैन हमारे यहाँ हीरो नहीं होता। तो हमारे पास एक कल्चरल सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आपके माँ बाप ही पहले तो आपको तंग करेंगे, आपके बाकी जो जानने वाले हैं वो तंग करेंगे कि यार ये जो है इसको ना एक्सपीरियंस है, ये जो है वो पैसे पूरे कर देगा, और ये बिजनेस जो है वो हार्ड वर्क है, बिजनेस जो है वो चोरों का काम है, या बिजनेस ये नहीं, दुनिया मुख्तलिफ नेगेटिव कॉनोटेशन उसके साथ अटैच है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपको। तो आप उसके जहन को तैयार करें कि आप इन सब चीजों के लिए तैयार होंगे। अगर आपने ये कर लिया, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि आप जब भी किसी चीज को भी स्टार्ट करोगे बिजनेस रिलेटेड, अगर आपने माइंड सेट को सेट कर लिया है और आपका माइंड सेट जो है अब वो ग्रोथ माइंड सेट हो गया है और आप बिजनेस के लिए तैयार हो, सबसे बड़ी बैटल आप जीत चुके। अब उसके बाद जो है वो 20% रहता है जो आपको ढूंढना है। वो 20% है क्या? वो 20% है कि आपको कनेक्शन करना होगा, अपने आप को कनेक्ट करना होगा, नेटवर्किंग करनी होगी उनके साथ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो उनके साथ नेटवर्किंग करो जिसके पास पैसे हैं, जो कि इन्वेस्टर है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप उनके साथ नेटवर्क करो जिसके पास ये इतनी इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आइडिया ढूंढे, उस पर काम करें, वो सब मिला लो तो वो 20% बनता है। अगर आपका माइंडसेट पहले तैयार हो चुका है तो वो 20% का मिलना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, मैंने जिंदगी में स्टार्ट किया जीरो से और मैं फेल हुआ और नेगेटिव में चला गया। फिर जो है वो जीरो से स्टार्ट किया, कई दफा मैंने नेगेटिव से स्टार्ट किया। अच्छा, रीजन उसका ये था कि मुझे मुझे पता था कि मैं एक सही काम करने जा रहा हूं और मेरा मेरा मकसद ही यही है। और इसी प्रोसेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे अपनी एक मौके मिले जिससे मैंने फायदा उठाया। तो वो ये है मेरी वो कहानी कि जो कहाँ से शुरू किया था मैंने और उसके अंदर कहाँ का लर्निंग अपॉर्चुनिटीज थी और क्या क्या ऐसी चीजें थी कि मैं समझता हूं कि आज जो सुन रहे हैं जो लोग, अगर वो उसको इस्तेमाल करें, मैं समझता हूं उनकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगी द डे वन। पहले दिन से उनकी जिंदगी में आना शुरू, क्योंकि ये सारी बैटल जो है ना वो ज़हनी है। अगर हमने ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लिया, बाकी चीजें कोई मसला नहीं है। चाहे आप किस मुल्क में रहे हो, अफ्रीका में रह रहे हो, अंगोला में, पाकिस्तान में, इंडिया में, आप कहीं पर भी रह रहे हो, आप उसके लिए तैयार रहोगे अगर आपने ज़हनी तौर पर इन चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। नॉलेज, देखिए, हमारा जो 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 एक पूरा जो क्वाड्रेंट है ना वो इस तरह से है कि जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये है अभी इंफॉर्मेशन खाली। जब आप इसको लिख लोगे और इस पर हल्का सा ध्यान दोगे तो ये नॉलेज बन जाती है। अब उसी नॉलेज को जब आपने अमल करना शुरू कर दिया तो वो स्किल सेट बन जाती है, वो स्किल बन जाती है। जब उसको कंटिन्यूअसली हम करते हैं तो वो आदत बन जाती है। आदत क्या है? आदत हमें बनाती है जो हम आज हैं। आज राबिया आप जो हैं वो आप अपनी आदतों की वजह से हैं। मैं आज यहाँ हूँ वो मैं अपनी आदतों की वजह से हूँ। 40 साल पहले जो मेरे फेलियर थे वो क्या थे? वो मेरी आदतों का रिजल्ट थे। फ्यूचर के जो मेरे सक्सेस या फेलियर वो मेरी आज की आदतों के रिजल्ट हैं। आदतें कैसे बनती हैं?
कि आप नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाओ, नॉलेज को स्किल सेट बनाओ और स्किल सेट को हैबिट बनाओ। जब आदत बन जाएगी वो आपका ऑटोमेटिक रिस्पांस होगा। सही, ठीक। ये बहुत प्यारा खुलासा किया आपने। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपकी जिंदगी में जो असल कामयाबी है वो स्टार्ट हुई थी 40 या 35 से 40 के दरमियान। सो इसका मतलब है आपने काफी ज्यादा बिजनेस को ट्राई किया, बट रियल इस्टेट का जो बिजनेस था वो आपको सूट कर गया, कि आपको समझ आ गई और आपको उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और वहां चीजें। तो आप यहाँ यूएसए ही में करते रहे या मुल्क से बाहर भी जो है आपने रियल एस्टेट का बिजनेस किया, और आपको क्या लगा कि नहीं, भाई मैंने इसको राइट देखिए, मैं बताऊं तो एक चीज सबसे बता दूं कि ये बिजनेस लाइफ जो है ना, इससे बिल्डअप, ये जो है ना, कुछ इकदामात का रिजल्ट है। ये एक मेरा कोई भी प्लान नहीं था रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने का। ये जो जो अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आती रही, उन अपॉर्चुनिटीज को मैं एक फिक्स्ड माइंडसेट के तहत मैं उसको यूज करता रहा। मैं अच्छा, जब मैंने उसको ग्रोथ माइंडसेट बनाया और मैं ओपन किया अपने आप को, तो मैं हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार था। फिर मुझे ये नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना था कि मैं कैसे कर सकता हूं। मेरे पास इन्वेस्टर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैंने कनेक्शन शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया। मेरे पास प्रॉपर आइडिया नहीं था। अभी हम जैसे मिसाल के तौर पर, अभी हम एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं मैं, 40 मिलियन का है प्रोजेक्ट। मैंने इससे पहले इस नोयत का प्रोजेक्ट नहीं किया। ये तकरीबन हम लोग 400 अपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आज तक नहीं किया ये वाला काम, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक्सपर्ट हायर किए अभी। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें से हम एक्सपर्ट लेकर के उसके अंदर प्लग इन करेंगे। तो मैंने जब 35-40 साल की उम्र में जो फेलियर हो रहे थे, वहां से जब मैंने लर्निंग की कि ये मेरी इंफॉर्मेशन का या मेरी एजुकेशन का इसमें कोई हाथ नहीं है, बल्कि ये मेरा जहन जो है, एक फिक्स्ड जहन जो है, वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। जब इस चीज को हमने ध्यान दिया, जब इस चीज को मैंने एक आइसोलेट किया और मैंने टोनी रॉबिन्सन को सुना, मैंने उसकी जो है वो उसके सेमिनार अटेंड किए, मैंने मुख्तलिफ दूसरे लोगों के अटेंड किए, मैंने अनलिश द पावर अटेंड किया। उस सब चीजों ने जो है इसके अंदर एक रोल प्ले किया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन में जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, मोटिवेशन कहीं नहीं ले जाएगा आपको। अच्छा, हम लोग एक्शन लेते क्यों नहीं है? अगर आप इस पे गौर करें कि जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपने सुना, हमने ये अभी आपस में बात की और लोगों ने मुमकिन ध्यान भी दिया, मुमकिन अच्छी भी लगी हो, बुरी भी लगी हो, और इसके बाद सुनने के बाद उन्होंने इसको कहा कि ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ था। वेल, अफसोस इस बात का है कि पहले भी सुनने के बाद उस पर अमल नहीं हुआ। तो ये अमल क्यों नहीं करते हम? मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हम अमल इसलिए नहीं करते कि हमारे जहनों के अंदर एक बिलीफ सिस्टम है। वो बिलीफ क्या है? तो बिलीफ सिस्टम ये है कि जब हम बच्चे थे, जब हमारी परवरिश हो रही थी, तो हमारे जहनों के अंदर कई लोगों का इम्पैक्ट था। उस लाइफ पे हमें कंट्रोल नहीं था, हमारी दिमाग की मोटर ब्रेक नहीं हुई थी। तो हमने टीचर्स की भी सुनी बातें, हमने पेरेंट की, अपने रिश्तेदारों की, महल्ले वालों की, सबकी बातें सुनी, और सबकी नीयतें बहुत अच्छी थी कि हम अच्छे बन जाएं। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर हुआ ये कि कई चीजें हमारे जहनों के अंदर बिल्ट हो गई। वो बिल्ट क्या हुई है कि बेटा रिस्क मत लेना, इसमें नुकसान भी हो सकता है, कि बेटा ये मत करना, छोटी नौकरी पकड़ लो तुम, बजाय इसके कि तुम अपने जो है वो बची हुई पूंजी को जो है वो लाइन पे लगा दो। बेटा ये तो किस्मत की बातें हैं, और ये मैं किसी बात पे बिलीव नहीं करता। लक क्या है? लक दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। लक इज ए प्रिपरेशन, योर प्रिपरेशन एंड योर अपॉर्चुनिटी। लक का कोई ताल्लुक नहीं है आपके उससे। लक इज नॉट ए डिवाइन थिंग। लक इज योर प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन विद योर अपॉर्चुनिटी। जब मिसाल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हमारे अंकल ने, मैं सबको मिसाल देता हूं, पता नहीं मेरी वीडियो में भी कहीं पर है ये, कि हमारे अंकल ने कुछ अर्से पहले, कुछ अर्से मतलब कि तकरीबन 20 साल पहले, 22 साल पहले, उन्होंने एक कॉल आई हमें कराची से
कि हारून मियां, हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, हम एक शिपिंग लाइन खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में शिपिंग लाइन होती थी अलाइड के नाम से, तो उसके जहाज ऑक्शन हो रहे थे आइवरी कोस्ट अफ्रीका में। तो उन्होंने उसका सौदा किया और मुझे कॉल की यहाँ पर। अच्छा, मैं उस वक्त आई वाज फाइनेंशियली ओके, लेकिन आई डिडंट हैव मनी, इतने पैसे नहीं थे कि मैं शिपिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकूं। तो मैंने फौरन अपने अंकल को कहा कि अंकल, वो तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ऑफर का, लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। अच्छा, आप इसका जवाब सुने क्या ये मेरी जिंदगी चेंज कर दी इस जवाब ने। तो अंकल कहने लगे कि हारून मियां, यही तुम्हारा मसला है। तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने तुम्हें ऑफर क्यों की है, बल्कि तुमने पहले ध्यान दिया इस बात पे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुमने कहा कि मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पैसे के लिए पार्टनर नहीं बनाना। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी अमेरिका में खुले और हम जहाज को अमेरिका में रजिस्टर कराएं, और इसके एवज में मैं तुम्हें 10% पार्टनर बना रहा हूं, जो कि तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास एबीए है, तुम्हें पता है कि बिजनेस किस तरह से करते हो, तो मैं इसलिए तुम्हें पार्टनर बना था। अब देखें राबिया, इसमें क्या हुआ, मैंने फोकस उस चीज पे किया जो मेरे पास नहीं है। मैंने फोकस उस बात पे नहीं किया कि ये अपॉर्चुनिटी है। अब बता, इसमें लक कहां पर है? इसी, अगर मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूं और अपॉर्चुनिटी आई और मैं प्रिपेयर था, तो ये लक है। ग्रेट, जबरदस्त। एंड अच्छा चलो, इस तरह चीजों का जो चेंजिंग है, इब्तिदा हुई एंड देन जो अपॉर्चुनिटी आई, बिकॉज यू वर रेडी, आपने फिर देखा कि क्या हो सकता है, अब ये चीज आ गई है और क्या हो सकता है, एंड यू गो फॉर इट एंड देन यू अटेन लॉट ऑफ। बिल्कुल। तो मैं जो हूं ना, मैं अच्छा, मेरा जब 40 साल की उम्र के बाद मैंने अपना माइंड चेंज सेट किया किस तरह से, कि इससे पहले मैं क्या करता था कि जब भी कोई चीज आती थी ना, तो मैं उसको इस एंगल से देखता था कि ऑफर करने वाले का एंगल क्या है। अब मैं इसको इस एंगल से देखता हूं कि इसके अंदर मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूं अपने लिए। तो चाहे वो मुझे कोई ऐसी ऑफर भी आए कि ये जो है मुझे लगे कि मेरे लिए नुकसानदेह है, वो मैं उसको कभी भी मना नहीं करता। मैं उसको इस एंगल से देखता हूं कि मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं इसके अंदर कि हम सबके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाए। तो विन विन सिचुएशन, तो इसको प्री जजिंग कहते हैं। प्री जज करना जो है ना, वो आप सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान, हमारे लिए नुकसान है ना, वो है प्री जजिंग से। मैं अगर ये आपको अभी बोल दूं कि राबिया, आप जो है वो आपके प्रोग्राम जो है वो एक सर्टन खास किस्म के होते हैं, उसके अंदर वैरायटी नहीं होती। अब मैंने क्या किया, आपको ये गलत इल्जाम लगाकर मैंने उसको एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने उसको दरवाजा शट कर दिया। ठीक है ना? इसी तरह से मैं अगर ये बताऊं आपको कि इमरान खान जो है वो शरीफ तो है और ईमानदार भी है, लेकिन इसके साथ ये बुराई है। इससे होता क्या है कि हम अपना नुकसान करते हैं, इमरान का कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान वही है जो आपकी बात से पहले था, और इमरान वही होगा जो आपकी बात के बाद है। उसकी जिंदगी में कोई चेंज है। तो जब भी आपके पास कोई चीज आए, आप उसकी फेस वैल्यू के अंदर आप ये देखें कि इसमें आप इसको अपने लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं, और इवेंचुअली सबके लिए बेहतर होगा वो। वेरी भी आ रहे हैं काफी ज्यादा, वो बाद में मैं लूंगी। अच्छा चल ठीक है, ये तो फिर आपने इसका मतलब है 840 के बाद, और सुनने वाले इससे इतनी ज्यादा इंस्पायरेशन लेंगे कि वो सारे ये समझते हैं, जिसको पर्पस बहुत पहले वाली उम्र में रियलाइज हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियां समेटता है और जिंदगी में कामयाब, और फिर कहीं ना कहीं कोई, यानी कि इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। तो हालांकि कामयाबी जब आप तैयार होते हैं और आप मेंटली तैयार होते हैं, वहीं उसी सफर से वहीं से स्टार्ट हो सकती है, अगर आप रेडी हैं तो। अच्छा, आपने मुझे जी जी नहीं, मैं इसमें इतना ऐड करना चाह रहा था कि इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। मैं अभी जो प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का ऑलमोस्ट बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा ये, और मैं उसमें मेरा हाईएस्ट रिस्क है ये। लेकिन मैं उसके अंदर मैंने अपने रिस्क को जो है वो लॉजिकली डिवाइड कर दिया उसको। और ये मैंने पहले कभी नहीं किया ये वाला काम, ठीक है ना? लेकिन आज मुझे पहले वाले काम ने मुझे आज वाले काम के लिए तैयार किया।
तो ये बिल्डअप है सारा, ये सारा बिल्डअप है। सही, ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएंगे, ये तो हो गया आपका इस तरह रियल स्टेट में आपका कदम आपने रखे और इस तरह अपॉर्चुनिटीज आई, एक्सेप्ट किया। आपने मुझे बताया कि आप एंजल इन्वेस्टर भी हैं। अब जो सुनने वाले हैं, अब थोड़ा सा मैंने इसमें पढ़ा था कि एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं किसी आइडिया पर, और फिर बाद में उसको, ताकि वो सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो सके। आप थोड़ा सा बता भी दें एंजल इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा, और फिर आप किस तरह मदद करते हैं और किन किन जगहों पे इन्वेस्ट करके उस किस तरह। ठीक है, तो मैंने असल में जब अपनी चीजें कुछ वर्कआउट होना शुरू हुई ना, तो मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो मेरे पास मैं आमतौर पर मैं ये बड़ा अनयूजुअल बिजनेस है अमेरिका के अंदर, लेकिन ये मेरा मेन बिजनेस है एक्चुअली। रियल एस्टेट तो मेरा खाली मेरा इन्वेस्टमेंट साइड है। मैं जो हूं ना आमतौर पे स्ट्रगलिंग बिजनेसेस खरीदता हूं यहाँ पर। अच्छा वो क्या होते हैं, वो चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कार वॉश हो, चाहे वो ऐसा काम जो कभी अच्छा होता था, मैं उसको खरीदता हूँ। तो अच्छा ये एक अच्छा काम जो पहले अच्छा होता था अब बुरा क्यों हो गया, या उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं है, तो मैं इसको वजाहत करता चलूं कि वो स्ट्रगलिंग बिजनेसेस वो हैं कि जिनके प्रीवियस ओनर उसकी जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आई उस कारोबार में या उस इंडस्ट्री के अंदर, उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। अब जैसे मिसाल के तौर पे कार वॉशिंग जो है यहाँ पर, जो कार वॉशिंग का यहाँ पर जो काम जो है वो बहुत वसी पैमाने पर है। अब उसके जो आमतौर पे जो ओनर थे यहाँ पर, वो सारे के सारे जो है वो अपनी 70 या 80 साल की उम्र के अंदर थे सारे। अच्छा उनकी उनकी जो औलाद जो है उसमें से कुछ लोग पढ़ लिख करके कहीं और चले गए, और वो उनकी फैमिलियों ने या उनकी नई नस्ल ने उसको टेक ओवर नहीं किया। अच्छा मैंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, और मैंने इस इंडस्ट्री में जो है वो मैंने खरीदना शुरू कर दिया ये। तो मैं उन जो ओवर रिटायर्ड जो लोग थे उनसे मैं ये चीजें खरीदता था, और मैंने जो है वो उसको लेकर के उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी डाली, उसके सॉफ्टवेयर चेंज किए, उनकी मशीनों को चेंज किया, उनके एम्प्लॉय को रीट्रेन किया, और फिर उसके बाद जो है वही कारोबार वही जो है, अब उसकी जो मिसाल के तौर पर उसकी सेल थी, पूरे साल की सेल थी $8 लाख की। उस $8 लाख को मैं 2.5 मिलियन तक लेके गया। 2.5 मिलियन का जब हो गया, तब उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू भी बढ़ गई, चूंकि उस बिजनेस में प्रॉफिट इतना है। तो फिर मैंने क्या किया, उन बिजनेसेस को लेकर के फिर उन जो मेन बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं इस कारवाश के अंदर, मैं उनको बेचता हूं मैं। तो वो मेरे कस्टमर है। तो मैं क्या करता हूं, एक माम एंड पाप से लेता हूं मैं उसको 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 उसमें 3 एम चेंज करता हूं। एम क्या है, मशीन, मेन एंड मार्केटिंग। ये तीनों जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ करता हूं मैं। तो वो टेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करता हूं उसको, और फिर उसके बाद जो है एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो एक मॉडर्न बिजनेस बन जाता है। तो उसको जो है मैं ला करके फिर उन्हीं कंपनियों को बेचता हूं जो इसमें जो है उनके 300 लोकेशन है। तो इसको यहाँ पर इसको फार्मिंग कहते हैं। इसको फार्मिंग वैसे बड़ा ये क्रूड वर्ड है, लेकिन ये फार्मिंग कहते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, अब चाहे वो फैक्ट्री है, आई मीन शीट मेटल का काम है, जो कि एक लोग यहाँ पर 50-50 साल से कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी नई जनरेशन को टेक ओवर है, तो मैं उसको लेकर के उसके अंदर नई अपग्रेड एंड अपडेट कर देता हूँ। फिर इसके बाद जब हो जाता है, उसकी सेलें बढ़ने लगती हैं, नई मार्केटिंग नई तरीके से, उसको आकर के फिर अगले उस पर पहुंचा देता हूं। तो इसको आप पाकिस्तानी क्रूड अल्फाज में इसको कबाड़ी का काम भी कह सकते हैं, और जो है वो और लेकिन ये मेरा जो है वो मेन काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्कआउट हो गया हमारे लिए माशाल्लाह। तो उसमें लूप सेंटर हैं, कार वाशिज हैं, डिटेल सेंटर्स हैं। तो इसमें हमारे 3-4 ब्रांड हैं अपने, जो रीजेंसी कार वॉश के नाम से हैं, डायमंड कार वॉश के नाम से हैं, ग्रैंड स्लैम कार वॉश के नाम से हैं। तो ये सारे हमारे जो है वो, तो इसमें जैसे ही किसी की जो स्टोर जो लोकेशन है उस एक स्टेज पे पहुंचती है, तो हम उसको जो है वो बड़े प्लेयर को बेच देते हैं। तो ये तो हमारा जो है वो यहाँ से मेरा जो है वो एक लाइफ की चेंजिंग का टर्निंग पॉइंट आया।
अब I'm so मैं sorry. आपको थोड़ा सा बता, आपने हाँ मुझे पूछा था एंजल इन्वेस्टिंग का भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अच्छा, जब मेरे साथ थोड़ी सिचुएशन कंफर्टेबल होने लगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अब एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो गुंजाइश है, तो मैंने जो है वो मुख्तलिफ दूसरी अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर दी। तो उसमें जो है पहले मैं पैसिवली मैं इन्वेस्ट करने लगा रियल एस्टेट के अंदर, फिर एक्टिवली करने लगा मैं उसके अंदर। फिर उसके बाद इसी सिलसिले के दौरान मैं यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी की कंपनियां थी, तो उसके अंदर जो है वो कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह की हेल्प से जो है कुछ इन्वेस्टमेंट किया मैंने। तो एंजल इन्वेस्टिंग भी उसी का एक हिस्सा है। तो और पाकिस्तान में मैं जंप स्टार्ट पाकिस्तान को मैंने 2018 में मैंने ज्वाइन किया, और वो उसी सिलसिले की कड़ी थी कि मैंने कहा यार मैं यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं अमेरिका आया तो मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 24-25 साल थी। तो मैं इस मुल्क ने मुझे इतना तैयार किया, बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री हाई स्कूल कॉलेज की एजुकेशन दी, और फिर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं कुछ पीछे शेयर करूँ। तो मैंने इसी सिलसिले के दौरान रेहान अल्लाह वाला और फिर खुरम जुबैरी के उसमें जब जंप स्टार्ट का जो एक सिलसिला है, तो उसको मैंने ज्वाइन किया। वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी थी कि जो है वो ना सिर्फ ये कि मैं खाली इन्वेस्ट करूं, बल्कि उनकी मेंटरिंग भी करूं जो पोटेंशियल हैं। पाकिस्तान में इसी दौरान कुछ मैंने नई नॉलेज भी गेन की पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, यूथ है, इज अनबिलीवेबल, इस माशाल्लाह इतनी बड़ी उम्मीद है मुझे इससे ना। तो मैंने जब ये हालात देखे तो मुझे बहुत ये हुआ, मैंने कहा यार मैं अपने हर साल जो है वो 2 महीने पाकिस्तान में गुजारूंगा अब मैं। और मैं बड़ा केयरफुल इन्वेस्टर हूँ, मैं बड़ा जांच के करता हूँ मैं। तो मेरा मकसद ये था कि मैं ना सिर्फ ये कि अपना इन्वेस्टमेंट करूं, बल्कि मैं चाहूं कि मैं उनको ओवरसीज मार्केट से कनेक्ट भी करूं, अगर तो उनकी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है तो इसी नियत से मेरे काफी ताल्लुकात जो है वो खुरम जुबैरी से, माशाल्लाह इज अ जीनियस गाय, आई मीन उसका जो है वो अनबिलीवेबल बंदा है। तो उसमें जो है हमारे ताल्लुकात काफी गहरे हो गए उससे, क्योंकि उसका भी मकसद यही है जो मेरा मकसद था। तो उसके बाद जो है मैं इसके जंप स्टार्ट पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गया मैं। तो उसके बाद जो है वो हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर आए, एक मुझे फाइनेंस की जिम्मेदारी दी गई कि फंडिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तान से। तो ये इस तरह से सिंडिकेट बना। पिछले कुछ 2-3 महीनों से मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ जंप स्टार्ट के अंदर, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी जांच करने को मिला पाकिस्तान में। जो हमारा स्टार्टअप का जो कल्चर है, जो स्टार्टअप का एक 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 सीन डेवलप हो रहा है, उसके अंदर काफी पोटेंशियल है। और इंशाल्लाह जैसे ये कोविड-19 का जो है ये सिलसिला कुछ मध्यम होता है, इंशाल्लाह मैं फिर इस कोशिश में हूं कि जंप स्टार्ट और फिर बाकी ये सारे सिलसिले दोबारा शुरू हों, और हम जो है विगरसली इसके अंदर जो है वो काम करें। खुर्रम का अपना कमिटमेंट इतना स्ट्रांग है कि मैं उसको पाकिस्तान का दूसरा कायद-ए-आज़म कहता हूँ मैं। उसका जो एक किरदार है, वो इतना डिटर्मिनेशन है उसका कि उस डिटर्मिनेशन की वजह से बाज़ औक़ात जो है मैं खुद अपना डिटर्मिनेशन इसको रिचार्ज करता हूँ वहाँ से, कि जो है वो इसका तो हिज डिटर्मिनेशन इज कंटेजियस। वो इतना माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सेहत दे और उसका काम जारी रहे, और मैं उसके साथ हमेशा मिलकर काम करूंगा। ये मेरा ये कमिटमेंट है अपने आप से। तो एंजल इन्वेस्टिंग जो है, मैं आपको फिर दोबारा वो निकल गया। एंजल इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप जो है ना ये जानते हुए कि इसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, आप चांस लेते हो। अच्छा, चांस क्यों लेते हो? उसके 2 रीजन हैं। चांस एक तो ये होता है कि आपको उम्मीद है कि अगर आपने उनकी प्रॉपर मेंटोरिंग की तो ये उनकी गलतियां कम हो सकती हैं, और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे और मेंटोर के तौर पर आप उसके अंदर रहेंगे। अच्छा, दूसरी एक ये भी लालच होती है कि अगर तो ये फाउंडर्स जो हैं इसके और ये टीम जो है वो सही है,
और अगर उन्होंने कुछ दूसरी भी अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए और जो बिजनेस अपनी एक स्किल को यूज करते हुए अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो आपके लिए एक एग्जिट की गुंजाइश है उसके अंदर। चूंकि आपने अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट किया हुआ था तो भले वो यूनिकॉर्न ना बने, लेकिन आपको ये एक उम्मीद होती है कि अगर ये सारी चीजें वर्कआउट हुई तो मुमकिन है ये चीज आगे बढ़े उसके अंदर। तो एक सेल्फ इंटरेस्ट है उसके अंदर कि ये कंपनी बड़ी हो सकती है। दूसरा ये कि एक अपॉर्चुनिटी है कि एक नए स्टार्टअप को आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसको आपने मेंटरिंग की। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। और ये मेरी अपनी एक वो है। पाकिस्तान में जो है, मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बहुत है पाकिस्तान में स्टार्टअप के लिए, लेकिन हमारे स्टार्टअप की अभी वो क्वालिटी इतनी नहीं है। हमारे यहाँ भी काफी पेस्ट है। मुख्तलिफ चीजें वेस्टर्न कंट्री से लेकर के हम इसको पाकिस्तान की लोकलाइज मार्केट के लिए इसको बनाते हैं। कोई इसमें कोई मजायका नहीं है, उसमें ये सब मुख्तलिफ कंट्रीज करती रही हैं। लेकिन हमें जो है अब जैसे हम लोग यहाँ रहते होते हैं, तो जब हम ये पूरा बिजनेस प्लान देखते हैं और उसकी पिच को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 4 साल पुरानी पिच सुन रहे हैं। तो बात का ये होता है। लेकिन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ी इंजीनियरिटी लेके आ जाए उसके अंदर तो इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके मौजूद हैं पाकिस्तान से बाहर लेने वालों के लिए भी। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो एंटरप्रेन्योरशिप का सीन है, पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, ये बहुत मुनासिब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। और मेरे जैसे लोग जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ों की तरफ आ रहे हैं, उनको ये कई तादाद में ये 6 मिलियन के करीब लोग हैं हम जो बाहर रहते हैं, बल्कि 10 मिलियन, उसमें से कम 5-6 मिलियन ऐसे हैं कि उनको अगर कल मौका मिले तो वो जो है जरूर अपना सरमाया या खुद वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। ये जो आपने जवाब दिया, मैंने अगला सवाल आपसे यही करना था कि आपने लिफ्ट पाकिस्तान क्यों ज्वाइन किया। सो गॉट योर पॉइंट दैट हाउ यू आर डूइंग एंड व्हाट ब्रॉट यू हियर। गॉट इट। अच्छा ये बताएं अब कि अब रियल एस्टेट पे आप काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कर चुके हैं ना, तो अब जो सिचुएशन चल रही है टेक्नोलॉजी के से आप इन्वेस्ट करते हैं, जो सिचुएशन है जिसमें अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और हम देख भी रहे हैं, अगर ये सिचुएशन रही तो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल की तरफ से, टेक्नोलॉजी की तरफ से सारे लोग आ जाएंगे ना, तो एक बहुत इनोवेशन तो आप बिजनेस में करते रहते हैं ना, आगे आप फोर्स क्या कर रहे हैं कि अब क्या चेंज आने वाला है, और फिर वो जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान में आप हैं स्टार्टअप्स। अच्छा, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लेग होगा। मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें डेवलप हो रही हैं और पाकिस्तान में काफी कैचअप हो रहा है इसके माशाल्लाह उन चीजों पर, और पाकिस्तान की जो यूथ है डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है हमारे यहाँ से भी यूनिकॉर्न निकल सकते हैं। अच्छा, ये जो चेंज है ना, देखिए दुनिया में कई मेजर चेंजेस आई हैं दुनिया के अंदर ना, और या तो रिसेशन के रिजल्ट में आई है, कोई बड़ा रिसेशन आया, या फिर वायरल कोई चीज हुई है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें कि 13वीं सदी में ब्लैक डेथ के नाम से वायरस आया था जिसमें 40 मिलियन लोग मरे थे। 13वीं सदी की बात है ये। अच्छा, जब उस वक्त जो है वो पहला वो सोर्स बनी उस बात की, उस सदमे ने, उन हालात ने, कि वहां पर मॉडर्न स्टाइल के कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुए कि बिजनेस जो है वो उसके लिए लिख लो और बना लो ताकि वो कल की ट्रांजैक्शन में काम आए, ताकि उनके वारिस, तो इतनी डेथ हो रही थी कि कई चीजें लिखी भी नहीं होती थी। अच्छा, उस हादसा के बाद दुनिया ने एक चीज सीखी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आए। अब वो चूंकि वो बड़ा रफ टाइम था तो उसके अंदर ये आए। अब आप ये देखें कि आपकी जो है वो 2002 के अंदर आपका सारस का जो एक वायरस आया। जब सारस का वायरस आया तो उसमें यही
सोशल डिस्टेंसिंग थी कि लोग जो है वो इंटरेक्शन करने में, और 2002 से लेकर 2004 तक हमें सारस ने तंग किया दुनिया को। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया ये कि ई कॉमर्स डेवलप हुई, अली बाबा वजूद में आए और आज बाबा बन गए। तो ये जो है ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जब एक मजबूरी आई तो उसका एक सोल्यूशन आया। आप 2008 को देख लें, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ दुनिया के अंदर, आई मीन रिसेशन, सीरियस रिसेशन आया। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब जब लोगों के पास एक गाड़ी है और लोगों के पास एक मकान है और वो उनके लिए भी अब उनको और आमदनी चाहिए, उनके हालात पूरे, मैं यहाँ की अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूँ कि भाई ये अब मैं मकान में तो ठीक है अपनी जगह है, मेरा गाड़ी अपनी जगह है, तो वहां पर इकोनॉमिकल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से। वो क्या था? उसके उसके रिजल्ट में उबर आ गए कि मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन मैं शेयर भी कर सकता हूं, मैं किसी और को राइड भी दे सकता हूं। एयरबीएनबी आ गए बिजनेस में कि भाई ये है मेरा वेकेशन होम है, मैं इसको रेंट कर सकता हूँ, ये लो, इससे यहां से रेंट कराओ उसको, मैं इसको एक दिन के लिए कर सकता हूँ, एक हफ्ते के लिए कर सकता हूँ। तो एसेट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आ गया। वो कब आया? जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया। अब हम आते हैं फास्ट फॉरवर्ड कोविड-19 की तरफ। कोविड-19 ने हमें सबसे पहला काम जो इंट्रोड्यूस करा के दिया है वो रिमोट वर्किंग करके दी है उसने। मतलब 4 महीने पहले तक हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं घर से बैठ के काम हो सकता है नहीं हो सकता, पता नहीं टीवी चैनल चल सकता है नहीं चल सकता, घर से काम करने की वो बात नहीं है। ये सारी चीजें हमारे डाउट्स थे। आज पूरी दुनिया इस बात पे मजबूर हुई कि रिमोटली काम करना है और एक्सेप्टेबल हो गया। ये है डिजिटल का फायदा जो कि कल इससे लोग फायदा उठाएंगे। अच्छा, अब ये वो चीज है जिसने हमें घर पे भी बिठा दिया। उसने हमारे फैमिली यूनिट जो डिस्ट्रक्ट हो रहा था कि एक बेटा काम पे इधर जा रहा है, एक बेटी काम पे यहाँ जा रही है, अम्मा यहाँ जा रही है, अब्बा यहाँ जा रहे हैं, एक फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो दोबारा सेंट्रल हो रहा है। इसमें जो है फैमिली यूनिट की स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। अच्छा, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अब प्लेइंग फील्ड हर मुल्क के लिए एक हो गई है। वो मैं किस तरह से कह रहा हूं? देखें, दुनिया में इतने सारे मुल्क हैं, 190 के करीब मुल्क जो कि इकोनॉमिकली फंक्शनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री सिर्फ चाइना है। दुनिया को चाइना सप्लाई कर रहा है। तो हम सबकी जो सप्लाई चेन है ना दुनिया की, वो चेंज हो जाएगी। अब वो चेंज इसलिए हो जाएगी कि चाइना जो है सिर्फ अकेला मुल्क नहीं होगा। अमेरिका में वॉलमार्ट है, वो चाइना से अपनी 70% चीजें खरीदता है। अब वॉलमार्ट जो है अब सिर्फ चाइना से नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये वायरस की वजह से चाइना पूरे दुनिया को अंदाजा हो गया है कि अगर आपने सारे अपने अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए तो आप कल जो है वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है अब मुख्तलिफ ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चाइना का जो काम जो चाइना पे मैं एक मुल्क को अपना सारा बिजनेस नहीं दे सकता। अब मैं ये हम लोगों ने अब सीख लिया। तो अब क्या होगा कि चाइना की फैक्ट्री से सारा काम नहीं बनेगा, बल्कि चाइना खुद भी जो है ना पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएगा, इंडिया में लगाएगा, श्रीलंका में लगाएगा, और वो जाले क्रिएट करेगा उन मुल्कों में कि अगर खुदा ना खास्ता चाइना को मसला आया हुआ है तो कम से कम मैं पाकिस्तान से भिजवा दूंगा। तो ये जो है ज्योग्राफिकल सेंटर बनने शुरू हो जाएंगे दुनिया में अभी। तो उसमें क्या होगा? अच्छा, वॉलमार्ट को उस वक्त चाइना को ऑर्डर देगा जब चाइना का मैन्युफैक्चरर कहेगा कि मेरे पास 20 लोकेशन हैं मैन्युफैक्चर करने की, तो वॉलमार्ट उसको ऑर्डर देगा। अगर ये बोलेगा कि मेरी 20 की 20 फैक्ट्रियां चाइना में हैं, तो अब वॉलमार्ट उसको ऑर्डर नहीं देगा। तो ये जो मजबूरी आई है ना, तो ये क्या है? ये है लोकलाइजेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। तो सप्लाई चेन जो है ना वो पूरी अपना नया शेप इख्तियार करेगी। अच्छा, वो ममालिक जो अपने आप को इसमें प्रेजेंट करेंगे वो इससे फायदा उठाएंगे। उन ममालिक के पॉपुलेशन जो अपने आप को इसके लिए तैयार करेगी वो फायदा उठाएंगे। अगर उसमें साइड में कोने पे बैठे हुए गवर्नमेंट की पॉलिसी का इंतजार कर रहे होंगे
तो वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी, कल कोई ना कोई ये चीजों को फिल कर देगा। अमेरिका का बायर अब ऑटोमेटिकली इस बात पे मजबूर हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां, कि हमें जो है वो हमारी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई इस तरह से होगा कि वो चीजें अब मुख्तलिफ ममालिक में बनना शुरू हो जाएंगी। मुमकिन है उसका ऑनर एक ही हो, मुमकिन है वही जॉब की जो कंपनी है वही पाकिस्तान में बनाए, लेकिन उसकी जोग्राफिकल मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन चेंज हो जाएंगी। तो ये है उसका एक पस मंजर के जिसके अंदर ये चीजें डेवलप होंगी, एक डिजिटल लेवल पर रिमोटली काम की शक्ल में, एक है सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग की शक्ल में। ये दो पॉसिबिलिटी इतनी ह्यूज हैं कि जिसकी वजह से दौलत अपने हाथ बदलेगी। अभी दौलत अपने इन हाथों में, दौलत इन हाथों में आएगी अगर तो वो हाथ तैयार हैं। अगर वो हाथ तैयार नहीं है तो ये इसी तरह ये चली जाएगी जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हमारे हाथ से निकल गई। इसके बाद अभी डिजिटाइजेशन हमारे पास आई है जिसके लिए हमारी नई नस्ल ने अपने आप को तैयार किया है। इन सारी अपॉर्चुनिटीज का ताल्लुक सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप से है। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप अपने अपनी अपनी इकदार का हिस्सा बना लेंगे और हमारी जो हमारे बिजनेसमैन को जब हम हीरो कहने लगेंगे और हम अपनी सोशल इंजीनियरिंग कर लेंगे। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग ये है कि हमारे पास जो आपने अभी अहमियत या जो रुतबा आपने डॉक्टर को दिया हुआ है या एक इंजीनियर को दिया हुआ है जिसके पास जॉब तक नहीं है, जो आप रुतबा वो दिया हुआ है, अगर जब आप उसको ग्लोरीफाई करोगे बिजनेसमैन को, जब जाके ये मुल्क अपनी उस पे आएगा राह पर कि जहां पर के आपको एक से एक बिजनेसमैन मिलेगा। जब आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? वो घर से शुरू होता है। आपकी अम्मा का आपकी जो एक ख्वाहिश है उसका एहतराम करना। आप हमारे यहाँ बच्चे अम्मा का ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास ये हालात आए हैं कि हमारा हर अम्मी जो है अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के चक्कर में है, और हमारे पास बिजनेसमैन वही है जिसका बाप बिजनेसमैन था। ये हालात चेंज होने चाहिए। और हर अम्मी अपनी बेटियों की शादी कराने के चक्कर में शादी हो जाए। बिल्कुल, बाकी मैं बता दूं, पाकिस्तान में 38% पाकिस्तान के जो डॉक्टर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, वो किसी की बहू बनते हैं, वो जो कि कोई प्रैक्टिस नहीं करते। आपने इतनी मेडिकल की सीटें जो है कंज्यूम कर ली, लेकिन मुल्क की और सोसाइटी को क्या फायदा हुआ जब तक हम ये चीजें चेंज नहीं करेंगे? और ये चेंज हो रही है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जब से एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक मूवमेंट आई है, मैं चाहता हूं कि आप लोग तमाम जो है जंप स्टार्ट के साथ जो है अपने आप को मुंसलिक करें ताकि आपको वो बेसिक फंडामेंटल चीजें मिलने लगे जिसकी वजह से आप इसके ऊपर अपना करियर एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से बिल्ड कर सकें। So you have tell us lot of things, और वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें मिली आज आपसे जो विजडम है और जो शेयरिंग आपने की। अच्छा, हम इसकी पता ही चला 1 घंटा गुजर गया, 9:58 PM। So thank you so much for that। बाकी की कन्वर्सेशन मेरी है, सवाल है, पर मैं एक और आपका टाइम लूंगी, एक और सेशन नेक्स्ट वीक में टाइम देना आपने मुझे बस। इंशाल्लाह मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं, और कंक्लूजन हम चाहते हैं लास्ट मैसेज आप ही दें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपके साथ मैंने, आई एम श्योर आपने दूसरों की भी कहानियां सुनी होंगी, दूसरे भी मोटिवेशनल स्पीकर से आपने बातें की होंगी, और ये काफी चीजें जो हैं ये हम सुनते रहते हैं। आपकी जिंदगी वही रहेगी जो आज है, और आज की जिंदगी जो आप गुजार रहे हो ना, वो इसलिए कि जो कल जो आपने किया था उसकी वजह से आज की जिंदगी बनी है, और जो कल आने वाली जो जिंदगी है वो इस बात पे बनेगी जो आज करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी हो उसमें, तो आप उसको उस पर अमल करें, और अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, क्योंकि ये बाज़ चीजें ऐसी होती है कि मुमकिन मेरा एक्सपीरियंस शायद आपसे मुख्तलिफ हो और आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने शेयर कर दी इस ऑनेस्टी के साथ कि होपफुली आपके काम में आएगी वो चीजें। लेकिन देखें, दुनिया में हर चीज 2 मरतबा बनी है। हर चीज दुनिया की 2 मरतबा बनी है। पहली मरतबा किसी के जहन के अंदर, और दूसरी मरतबा इस दुनिया में, मटेरियल के अंदर।
मटेरियलाइज बनती है पहले जहन में आने की। तो आपकी जिंदगी जो आज है ना, वो भी पहले बन चुकी थी। किस तरह से? जब आपने जहन में डाली थी कि मैं ये काम करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ये डिग्री लूंगा, या ये करूंगा या वो करूंगा, वो आपने एक दिन सोचा था, इसलिए ये बनी है। अब आप आज इंटेंशनली ये सोच लें जो आपको कल बनना है या जो भी करना है, चाहे कि आपकी उम्र 60 साल भी है, यूनिकॉर्न बनना है, उसको करें। आप उस पर फोकस करें और वो एक दफा बना लें, वो खुद ही मटेरियलाइज हो जाएगी। ये मेरा मैसेज था। much and your story is really inspiring and मतलब जो सुनेगा उसको जो है ना वो सोचेगा कि हाँ lot of things possible for me as well। चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे टाइम दिया। इट्स सो ऑनर एंड प्लेजर कि आपसे तब मुलाकात हुई थी लिफ्ट पाकिस्तान में और आज मुझे आपको सुनने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, जो thank you so much for all the people who joined and who shares the points and comment on the live video। मैं कमेंट में जवाब दे दूंगी। आई एम सो सॉरी, 1 घंटा गुजर गया जिसकी वजह से मैं ये ले नहीं पा रही, कमेंट्स को ले नहीं पा रही, बट मैं लिख के जवाब दे दूंगी आप सबको। और आप ना एक ऐप, मैं आपको एक चीज बताती हूँ एट द एंड कि canva.com एक पोस्टर बनाने की एक सॉफ्टवेयर है। आप उस पर जाते हैं और आप किसी भी तरीके का डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पढ़ा कि मुझे बड़ा इजी लगा वो सॉफ्टवेयर। उसमें जाओ, आप आराम से पोस्टर बना लो। मैंने सोचा मैं पढ़ूं, मैं देखूं कि आखिरकार किसके दिमाग ने क्रिएट किया है। कि आप ग्राफिक डिजाइनर के पास ना जाओ, सुकून से बैठ के कोई भी जो है ना उसको ओपन करे और बना रहे अपना पोस्टर। तो मैंने देखा कि जब उसको बनाने वाले जो थे ना वो स्कूल के कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कॉलेज से यानी कि उन्होंने अपनी तालीम खत्म की थी। 2 को फाउंडर हैं उनके, उसके एक लड़की है और एक लड़का है। और आज वो एक यूनिकॉर्न है, कैनवा की जो सॉफ्टवेयर की जो बिजनेस कर रहे हैं, एक यूनिकॉर्न वो बिजनेस होता है जो $1 बिलियन तक पहुंच जाए, जो एक खुद सेल्फ स्टार्टअप बिजनेस हो और फिर अब वो खुद ही लाइक मेहनत करके या जो भी अपॉर्चुनिटीज के पास आई हैं अपने बिजनेस को ग्रो इनोवेशन करके वो उस लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर बाहर सब कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी पीपल। बस अपना टारगेट सेट करके और उसके बाद जिस तरह सर ने बताया कि अपना माइंडसेट सेट करके और लग जाना है। मैंने भी कहीं ना कहीं सोचा था कि मैं वीडियो बना रही होंगी और यकीन करें मैंने लिखा था कहीं, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं लिखा था कि मैं कहाँ से बनाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ कहीं लिखा था मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो ये हो गया। अब जो चीज हम ऐसे लिखते हैं वो हो जाती है, तो जो इंटेंशनली लिखेंगे या उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कैसे नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आज की जो लाइव ट्रांसमिशन है उससे आपको बहुत ज्यादा हिम्मत मिली होगी, हौसला मिला होगा, आपका विजन ब्रॉड हुआ होगा। किस तरह आप अपने दिमाग पे काम करके थोड़ा नॉलेज लेके, क्या आपके पास है ये जान के, और क्या दूसरों के पास है ये जान के, और रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये जान के क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और एट द एंड मेरे साथ मिलके बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो यूनिकॉर्न्स होंगे वो पाकिस्तान से निकलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।